नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टेलीविजन खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ब्रिक्स समूह के नए विकास बैंक की स्थापना करने के फैसले के साथ ही भारत को अपने अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। ब्रिक्स देशों ने आपातकालीन ऋण संकट से निपटने के लिए भी आपस में मदद के लिए 100 अरब डॉलर के आर्थिक कोष की व्यवस्था किए जाने पर भी सहमति जताई है। उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सशक्त समूह ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा महत्वपूर्ण फैसलों में ब्रिक्स व्यावसायिक परिषद शुरू करने का भी फैसला किया गया है ताकि सदस्य देशों की कंपनियों के बीच व्यापार, निवेश तथा सहयोग को बढ़ाया जा सके। लेकिन ये विकास बैंक कैसे काम करेगा, पैसे का इंतजाम कहां से होगा, ये कब तक ऑपरेशनल होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरतें हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए तो जोर दिया गया है, लेकिन क्या होगा उसका, जिसकी बात हम कर रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और ट्रेनिंग, इस पर क्यों जोर नहीं हुआ, क्यों बातचीत नहीं हुई। अपने छोटे से इतिहास के 5वें सम्मेलन में कहां तक पहुंचा है ब्रिक्स समूह और भविष्य में क्या हैं संभावनाएं, ये चर्चा करेंगे आज हम अगले आधे घंटे देश देशांतर में। मेरे साथ कई खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। TCA रंगाचारी जी, जो कि पूर्व राजदूत हैं। इसके अलावा प्रोफेसर BR दीपक, सेंटर फॉर चाइनीज़ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ JNU से आते हैं, और रंजीत कुमार जी डिप्लोमेटिक एडिटर हैं नवभारत टाइम्स के। इन तीनों खास मेहमानों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए क्या महत्व है ब्रिक्स का, और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें अब कितना महत्व है 5 समिट हो जाने के बाद। सबसे पहले रंगाचारी जी, ये बताइए कि जो बैंक को लेकर बात हो रही है, भारत कह रहा है कि क्योंकि हमने प्रपोज किया था और सब लोगों ने मान लिया है तो ये बड़ी विजय है और भारत एक लीडर के तौर पर उभर रहा है। लेकिन इसकी जो डिटेल्स हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा, सबसे बड़ी बात तो यही है। जी, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि जहाँ तक कि बैंक का आइडिया था, हिंदुस्तान ने इस सिलसिले में पहल की थी। तो अगर ये बात सब बाकी देशों ने मान ली है तो इसमें ये कहना है कि ये हमारा आइडिया था, इसमें कुछ गलत या कुछ खराबी नहीं है। साथ साथ आप जो कह रही हैं कि अभी तक इस पर ये फैसला नहीं हुआ है कि पैसा कहाँ से आएगा, ये समस्या तो है। इनफैक्ट अगर इसको थोड़ा और एक बड़े दायरे में देखा जाए तो आज जो ब्रिक्स की स्थिति है, चाइना 7.5%, 7.5% का जो इनका GDP का ग्रोथ है, ये इन्होंने अनुमान लगाया है। हिंदुस्तान में 6 करीब है, और बाकी जो ब्रिक्स के देश हैं उनका भी इसी तरह से ग्रोथ रेट का अनुमान है। हमारी जो ज़रूरत है, कई बार भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हमें अगले 10 साल के लिए हर साल $100 बिलियन की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो अगर इन ज़रूरियात की नज़र से देखा जाए तो ये जो 50 बिलियन की भी बात हो रही है, जो बैंक अभी सेटअप नहीं हुआ है, तो ये मुझे लगता है कि ये काफ़ी छोटा एक अमाउंट है। और अगर वाकई में इस बैंक ने कुछ ऐसा एक रोल अगर इसने निभाना है जिससे कि ब्रिक्स देशों में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपने भी अपने शुरुआत में जो आपने जिक्र किया, सिर्फ इस सेक्टर को भी देखते हुए अगर जो ज़रूरत है उसकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी ये पैसा जो है उतना ज़्यादा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कि पैसों का सवाल है, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। चीन के पास में $3 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी कोई 250-300 बिलियन का है। तो $10 बिलियन देखना, और अभी IMF में क्या अलग अलग देश जो हैं वो अलग अलग अमाउंट देंगे? जाहिर है बराबर अमाउंट होना चाहिए जब कंट्रीब्यूट करने की बात है। मेरे ख्याल से अभी जो बुनियादी तौर पे जो फैसला हो वो तो बराबर का ही है। अब जैसे IMF में एक यूरोपियन यूनियन यूरोजोन के लिए एक फायरवॉल बनाया गया है, तो उसके लिए चीन ने 75 बिलियन और हमने 10 बिलियन ऑलरेडी IMF में 6 महीने पहले कमिट कर लिया है। तो इसलिए 10 बिलियन हिंदुस्तान के लिए, चीन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। रूस के लिए भी शायद बड़ी बात नहीं होगी। बाकी क्या ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ये इस पर तैयार हैं और कर पाएंगे, ये देखने वाली बात। उनके आधिकारिक बयानों से तो ये पता इसके अलावा कई जो बैंक चलते हैं वो अपनी निजी जो कोष होता है उसके अलावा वो डेट जो ऋण होता है वो भी लेते हैं मार्केट से। तो इसलिए 50 बिलियन से काफ़ी ये बड़ा बन सकता है बैंक। प्रोफेसर दीपक, ये बताइए कि जो ऑपरेशनल इसकी जो बात हो रही है, कब तक ऑपरेशनल हो सकता है और कितने स्टेप्स से होके गुजरना पड़ेगा इस बात को? वैसे ये तो चीन खास करके चीन तो बहुत ही जल्दबाजी में है, और जैसा कि उन्होंने बयान भी दिए हैं कि तो वो चाहते कि इसी साल से ये स्वचालित हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें भारत और ख़ास करके रूस भी हमारे साथ है, तो दोनों देशों ने कहा कि इसमें थोड़ा समय लगेगा।
क्योंकि जो उसके रेगुलेशंस बनाएंगे, जो रेगुलेटरी जो ढांचा है उसको बनाने के लिए कम से कम 1 साल का समय लगेगा। ऐसा जो घोषणा हुई है ब्रिक्स की हाल में, तो उसमें ये कहा गया है। लेकिन 1 साल में भी ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो अभी हमें देखना है। ये जैसे रंगाचारी जी ने कहा कि पूंजी इसकी थोड़ी कम रखी गई है, ये भी हिंदुस्तान का पक्ष खाते कि अगर शुरुआत करेंगे थोड़ी कम पूंजी से ही करते हैं। चीन हालांकि इसमें थोड़ा ज़्यादा पूंजी चाहता था, और इसमें थोड़े दूसरे भी कुछ मुश्किलात ये हैं कि जैसे अगर आप जैसे बोल रहे थे कि इसमें तो समान अधिकार होने चाहिए गवर्निंग बॉडी वगैरह में, तो कुछ देशों का ये मानना है कि हो सकता है कि जो बड़े आर्थिक देश हैं, खास करके चीन है जिसकी इकॉनमी काफ़ी बड़ी है, 8.3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, अगर वो ज़्यादा पैसा इसमें देते हैं, हो सकता है जो गवर्निंग बॉडी में वो भी वोटिंग राइट्स ज़्यादा ले लेंगे। तो हमारी तो ये चर्चा हो रही थी कि कह रहे हैं कि बराबर बराबर जो है हिस्सेदारी होनी चाहिए, अधिकार भी बराबर होने चाहिए। नहीं, हम तो इस पक्ष में नहीं है। भारत ये सोचता है और रूस भी शायद ये सोचता है कि जिसके वोटिंग राइट्स जैसे IMF में ज़्यादा हो सकता है कि वो इसको पूरा अपने अधिकृत में ले लें। लेकिन खास करके जैसे एम्बेसडर रंगाचारी ने कहा कि हमको तो पैसे की ज़रूरत है, हमको बुनियादी ढांचा अपना सुदृढ़ करना है, बनाना है। उसके लिए कहीं से भी पैसा हमें आए तो हमें जो वोटिंग राइट्स है उसके पीछे उतना ज़्यादा पड़ना नहीं। रंजीत कुमार जी, वर्ल्ड बैंक भी ये कहता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़रूरतें हैं वो भारत की, साउथ अफ्रीका की, दोनों की बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा है देखा जाए तो। भारत के लिए तो ये अच्छी खबर है, और भारत के लिए ये प्रपोज करना भी नेचुरल था कि इस तरह का एक डेवलपमेंट बैंक बनाया जाए। लेकिन फ़िलहाल जैसे कि बात हो रही है कि इसका अमाउंट इतना कम है, क्या वाकई ये इतना बड़ा देश जो है भारत, और ख़ासकर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा? देखिए, ब्रिक्स ने जो विकास बैंक की स्थापना का जो फैसला किया है, इसकी राशि बहुत कम है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, एक ठोस कदम उठाया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये जो कदम है कब व्यवहार में लाया जाएगा, कब वाकई में हम आगे चलना शुरू करेंगे। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति का मैं बयान पढ़ रहा था कि विकास बैंक की स्थापना में अभी कम से कम 2-3 और शिखर बैठकों का समय लगेगा। इस दौरान हम इसकी संरचना, इसका प्रशासन कैसे हो, इस बारे में जो नीतिगत फैसले होंगे उसके बारे में तय करेंगे। क्योंकि ब्रिक्स बैंक को लेकर के सदस्य देशों ने एक फैसला तो लिया है, लेकिन इसका संचालन कैसे हो इसे लेकर संशय सभी के मन में बना हुआ है। क्योंकि सभी को लग रहा है कि ब्रिक्स बैंक के बहाने कोई एक देश इस पर हावी ना हो जाए, जो विकास के जो कर्ज दिए जाएंगे विकास के लिए, ढांचागत विकास के लिए, वो किसी एक देश पर उसका एकाधिकार न हो जाए और उसके जरिए वो अपने राजनीतिक हितों का संवर्धन नहीं कर सके। क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे हमने दूसरे भी समूहों में देखा है जो अलग अलग बुनियाद पर टिके हुए हैं, कि वहाँ पर भी एक देश कमोबेश जो है टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, चाहे हम नेटो का हम जिक्र कर लें या यूरोपियन यूनियन का हम जिक्र कर लें, जहाँ एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है वो नहीं है, बल्कि एक देश जो चाहता है बाकी देश उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। कहीं विकास बैंक जो है वो उस तरह की भूमिका ना निभाने लगे? देखिए, विश्व बैंक और IMF में जो हो रहा है, कुछ खास देशों के वोटिंग राइट्स ज़्यादा हैं, तो विकास जो ब्रिक्स ने जो विकास बैंक बनाया है, जो बनाने की पहल की है, उसमें पहले से ये देखा जा रहा है कि सभी देशों के बराबर अधिकार हों, वोटिंग राइट्स बराबर हों, ताकि कोई बड़े फैसले लिए जाएं तो एक देश अपनी नीति को, अपनी राय को थोपने से उसे रोका जा सके। तो ये एक संशय की बात है जिसे लेकर के सभी सदस्य देश सचेत हैं, और इसीलिए कई दौर की मीटिंग अभी जरूरी है। इसके लिए जरूरी होगा कि इसकी संरचना कैसी हो। जी अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात है आपात कोष की, 100 अरब का आपात कोष, इसका रेलेवेंस आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से काम करेगा? आपात कोष तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह एक सिद्धांतिक निर्णय है, सिद्धांत के तौर पर लिया गया फैसला है। इसे भी लागू करने में अभी समय लगेगा। 100 अरब डॉलर का प्रस्ताव किया गया है। चीन ने इसमें सबसे ज़्यादा योगदान करने का अपना फैसला बताया है। 42 अरब डॉलर चीन का योगदान हो सकता है। भारत और रूस और ब्राज़ील ने 18 अरब डॉलर देने की बात कही है, और दक्षिण अफ्रीका चूँकि छोटा देश है तो 5 अरब डॉलर देगा। लेकिन जब यह कोष स्थापित हो जाएगा तो इससे जो इन 5 देशों में विकास की ज़रूरतें हैं, और जब कभी आर्थिक संकट से ये देश गुजरेंगे तो उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में इस कोष के जरिए मौका मिलेगा। जी रंगाचारी जी, ये बताइए कि अगर ब्रिक्स को हम मिला लें तो करीब 43 से 45% जो दुनिया की आबादी है वो बन जाती है। लेकिन इसके ये तो एक अच्छी खबर है कि इतना बड़ा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप बनेगा, लेकिन इसके साथ बुरी खबर ये है कि पूरी दुनिया की जो आधी गरीबी है वो भी इन्हीं देशों में है।
तो उस लिहाज से अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या जो वज़न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो ब्रिक्स का कैसे देखेंगे आप? देखिए, ये जो समूह बना ये इस आधार पे बना कि इन सब देशों में विकास जो हो रहा है उसकी गति सबसे तेज़ है। अब इसमें जब से फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुआ है 2007-2008 से, उस वक्त से चीन को छोड़ करके बाकी सब देशों में इसका बहुत असर पड़ा है। अब आप देखें कि चीन ने अब घोषणा की है पिछले नवंबर में जब इनकी पार्टी कांग्रेस हुई कि वो अपना करंट जीडीपी जो है वो उसको डबल करेंगे अगले 10 साल में। 7.5% के हिसाब से अगर लगाएं तो 10 साल में ये हो भी सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया की जितनी आर्थिक स्थिति है, खास करके जो विकसित देश है, यूरोपियन यूनियन का आपने जिक्र किया, अमेरिका का जिक्र किया, क्या उनकी ग्रोथ इतनी तादाद में होगी कि चीन की इकोनॉमी डबल हो सके? क्योंकि चीन भी काफ़ी निर्भर है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की मार्केट पे, उनसे वहाँ से आए निवेश पे, वहाँ से जो टेक्नोलॉजी वगैरह आती है उस पर। तो जहाँ तक कि वज़न का सवाल है, चीन का वज़न तो बना रहेगा, चीन का वज़न आज भी है। लेकिन क्या ब्रिक्स समूह के जो देश हैं वो सब इस चीज़ पे सहमत हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एकजुट होकर के जिस भी मुद्दे पर काम करना चाहेंगे हम उसी उसूल के आधार पर और हमारे व्यवहारिक जो है उसके आधार पर हम वही एक साथ काम करेंगे? मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में ये इस तरह का कोई ऐसा समझौता है, कोई एग्रीमेंट है। इकोनॉमिक या आर्थिक व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है उसमें काफ़ी हद तक सहमति है जी। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक मुद्दे हैं उसमें अभी भी काफ़ी डिफरेंसेस। बिल्कुल। प्रोफेसर दीपक, ये बताइए कि जिस तरह से हम अभी जिक्र कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था जो है पूरी दुनिया को चला रही है आजकल, पिछले दौर के मुकाबले अगर देखें तो पिछले 20 सालों में राजनीति काफ़ी बदली है। तो अगर इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से अगर हम मान रहे हैं कि ब्रिक्स एक मजबूत बॉडी बन रहा है, उभर रहा है कम से कम, तो क्या राजनीति के लिहाज से अगर हम देखें, राजनीतिक तौर पर भी क्या दुनिया में जाना माना एक वज़न राजनीति के हिसाब से भी बनेगा? इसके दो भाग हैं, पहले तो आर्थिक और दूसरा फिर राजनीतिक। आर्थिक, जैसे एम्बेसडर रंगाचारी ने भी कहा कि ब्रिक्स एक जो इमर्जिंग जो पावर्स हैं उसका एक गठन है, लेकिन मुझे लगता है ये गठन अभी जो मोतियों की तरह बिखरे हुए मोती है उसको अभी एक माला में पिरोना बाकी है। क्योंकि सबसे पहले ही जैसे जो गोल्डमैन सैक्स के जो अर्थशास्त्री है उनका कहना है कि उनमें एक अर्थशास्त्री है डोमिनिक, तो उनका कहना है कि 50 वर्षों के अंदर तक जो ब्रिक्स जितने 5 देश हैं उनका जो जीडीपी है वो 85 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच जाएगा। और उस समय जो G7 है, जो आज के जो मजबूत देश हैं, विकसित देश हैं, उनका जो जीडीपी है वो सिर्फ 66 ट्रिलियन डॉलर के आसपास रहेगा। तो उस समय ब्रिक्स एक बड़ी ताकत बन जाएगा। और जैसे आपने कहा कि अगर आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाती है तो राजनीतिक स्थिति भी आपकी ज़रूर मजबूत हो जाती है। लेकिन इसमें हमें देखना ये है कि क्या जो ब्रिक्स देश हैं उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो एक है कि नहीं है। वो जाहिर नहीं लगता कि हमारा जो एजेंडा एक नहीं है। पहली बात तो ये है, अलग अलग देशों के अलग अलग मुद्दे हैं, हमारे अलग मुद्दे हैं, चीन के अलग मुद्दे हैं, ब्राज़ील के अलग मुद्दे हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसका जो फाउंडेशन है, जो नींव पड़ी है इसकी, वो है कि मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर ग्रोथ हो रही है। और मैन्युफैक्चरिंग ये है कि जो दुनिया के जो फॉसिल फ्यूल है उसकी वजह से ग्रोथ हो रहा है। जैसे भारत और चीन इसकी खपत वाले देश हैं, और रशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, और इवन साउथ अफ्रीका, वो इसको ये रॉ मटेरियल्स प्रदान करते हैं। दूसरी, और ख़ास करके इसमें अगर कहीं जो विकसित देश हैं G7, अगर इसमें कोई ब्रेक थ्रू मिलता है, इसमें फॉसिल फ्यूल का कोई रिप्लेसमेंट मिलता है, तो इनकी ग्रोथ, जैसे रंगाचारी जी ने कहा कि 7.5 है, 6 है, ये तितर बितर हो जाएगी। और तीसरी बात यह है कि इनके देशों के आपसी जो संबंध है वो भी ठीक नहीं है, म्यूचुअल। उसी के बारे में बात करना चाहती रंजीत कुमार जी। जिस तरह से प्रोफेसर दीपक ये कह रहे हैं, अगर हम चीन और भारत का जिक्र ले लें, हम चीन और भारत की मुलाकात तो ज़रूर हुई, लेकिन जैसे साउथ चाइना पे बातचीत होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। डिफ़िकल्ट जो मुद्दे हैं, जो मुश्किल मुद्दे हैं जिसको लेकर असहमति है, अगर वो उठाए नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो कैसे बनेगा? देखिए, आपने सही कहा, ब्रिक्स देशों के बीच सुरक्षा मसलों पर या राजनीतिक मसलों पर जो आपसी मतभेद है वो एक बहुत बड़ा मसला है। ब्रिक्स देशों के बीच एक ठोस, एक खंभे की तरह खड़े होने में एक बड़ी समस्या वही है कि भारत, खास करके भारत और चीन के बीच
सुरक्षा के कई मसले हैं, खास करके दक्षिण चीन सागर के इलाके में, जहां पर चीन अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और भारत के आर्थिक हित हैं। अगर भारत उस इलाके को नज़रअंदाज करता है, चीन के हितों, चीन के जो दावे हैं उनको नज़रअंदाज करता है, तो भारत के हित प्रभावित होंगे। तो एक तरह से भारत और चीन की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो टकरा रही हैं। तो कैसे चीन को देखना होगा कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को सीमित करते हुए सहयोग का दायरा कैसे बनाया जाए। तो यानी दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपसी जो राजनीतिक डिफरेंसेस हैं उनको हल करके ब्रिक्स खुद एक कैसे मजबूत बॉडी बनता है, और साथ में तभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर शायद जाकर बेहतर राजनीति दिखा पाएगा। फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे कि जो ग्लोबल ग्रोथ है उसमें किस तरह से एक रोल निभा सकता है ब्रिक्स। जी, आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम देश देशांतर। हम चर्चा कर रहे हैं ब्रिक्स पर कि आखिर किस तरह से उसका जो आर्थिक राजनीतिक महत्व क्या है और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें क्या रोल हो सकता है ब्रिक्स का। प्रोफेसर दीपक, ये बताइए कि जो बिजनेस काउंसिल एक बनाने की बात हुई है उसका महत्व किस तरह से देखें, या जिसको भारत बराबर कहता रहा है थिंक टैंक बनाने की बात कर रहा है ब्रिक्स का, इन दोनों की क्या क्या महत्व है इनका? जहाँ तक बिज़नेस काउंसिल की बात है, इसका दूसरे चीज़ों से भी बहुत सीधा सीधा महत्व है। जैसे हमने डेवलपमेंट बैंक की बात की, उसका एक सीधा सीधा मुद्दा ये है कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने एक दूसरी एक एंटिटी खड़ा करना चाहते हैं जी। और जहाँ तक बिज़नेस काउंसिल का आपने सवाल किया, उसका भी इसी तरह का एक तरीका, इसी तरह का एक ये कार्य होगा कि जो WTO है उसकी भांति ये भी काम करेगा। जितने भी हमारे आपसी मसले हैं, शिकायतें हैं, एंटी डंपिंग हो, चाहे फिर दूसरे जैसे हम बोलते हैं कि चीन हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट हैं या फिर IT के प्रोडक्ट है उसके लिए अपनी मार्केट नहीं खोल रहा है, तो उस तरह के जो तमाम शिकायतें हैं और मुद्दे हैं, तो इसमें बिज़नेस काउंसिल में वो डिस्कस किए जा सकते हैं। और जहाँ तक जो थिंक टैंक कहीं ना कहीं परसेप्शन, जो आजकल कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन के एज में परसेप्शन बहुत मायने रखता है, तो थिंक टैंक उस पर काम करेगा। हाँ, थिंक टैंक इंफॉर्मेशन एक बेस बनाएगा लोगों के लिए, और जो खास करके जो इनोवेटिव जो तरीके हैं, इनोवेशंस इन चीज़ों में होंगी, वो इनको प्रदान करेगा। जितनी भी, चाहे वो बिजनेस काउंसिल हो, चाहे वो दूसरे ब्रिक्स के बीच में जितने, चाहे वो मिनिस्ट्रियल लेवल के जो वार्ता हो रही है, चाहे वो दूसरे जैसे सेक्टरल लेवल में वार्ता हो रही है, जैसे गवर्नर जो बैंक्स के हैं उनके बीच में वार्ता होती है, या फिर जो दूसरे अगर ट्रैक 2 लेवल में जो बातचीत होती है, वो जो थिंक टैंक्स है इनको एक इनपुट्स कह सकते हैं कि हर दिशा में प्रदान करेंगे। क्या थिंक टैंक का ये भी काम होगा कि इन खासकर जो ब्रिक्स के देश हैं, इनमें जिस तरह से गरीबी है, जो भूखमरी के हालात हैं कुछ देशों में, इनको कैसे बेहतर तरीके से जो पैसा आ रहा है पास में उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए? क्या नए तरीक़ों पे भी विचार हो सकता है? इसमें बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं, लेकिन अभी तक तो इसकी चर्चा नहीं किया, ना तो जो हेल्थ के क्षेत्र में किया, ना जो पढ़ाई के क्षेत्र में किया, अभी तक ये चर्चा नहीं किया। लेकिन थिंक टैंक्स के लिए सारी तमाम चीज़ें खुली होगी और किसी भी तरह, किसी भी क्षेत्र में वो अपनी राय दे सकते हैं। रंगाचार्य जी, ये बताइए कि जिस तरह से जिक्र हो रहा है कि ट्रेनिंग किस तरह से होनी चाहिए, जो स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है इन देशों में, इस तरह से, इसके अलावा जो भूख से लड़ रहे हैं इनमें से कई देशों की बड़ी पॉपुलेशन जो है, और शिक्षा को लेकर जो बात हो रही है, क्यों इस पर खामोश है? मैं समझता हूँ कि जितने ब्रिक्स के देश हैं वो अपने आप इन सब मामलों में खुद ही जूझ रहे हैं, अलग अलग तौर से जूझ रहे हैं। अभी देखें, चाइना की हम बात कर रहे थे, तो चाइना में पार्टी कांग्रेस हुआ, अभी 2 हफ्ता पहले उनके नेशनल पीपल्स कांग्रेस की मुलाकात हुई है। दोनों स्तर पे, दैट इज़ पार्टी के लेवल पे और पार्लियामेंट, उनकी जो पार्लियामेंट है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसके लेवल पे ये घूसखोरी की बात काफ़ी तफसील से की गई। और इनके जो नए सेक्रेटरी जनरल चुने गए हैं, जो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, शी चिनपिंग, जो अभी प्रधानमंत्री से कल जिनकी मुलाकात हुई, उन्होंने बार बार ये कहा है कि घूसखोरी के खिलाफ लड़ना हमारा सबसे बड़ा जो एक लक्ष्य होगा। हिंदुस्तान में तो आपने देखा ही, कई इस तरह के बयान आ चुके हैं, कमेटी वगैरह बन चुकी हैं, रिपोर्ट वगैरह निकल चुकी हैं, तो अपने अपने तौर से सब इस मसले पे से जूझ रहे हैं। कहाँ तक इस पे कामयाबी का पा सकते हैं, ये देखने वाली बात है। क्या चीन जिस तरह से घूसखोरी के खिलाफ काम कर रहा है, या जिस तरह से वो जाना चाहते हैं, जिस रास्ते पे जाना चाहता है, हम उसे अपनाना चाहेंगे, ये
तो एक सवाल बना रहेगा, क्या चीन हम जिस तरह से काम करते हैं, जैसे पार्लियामेंट हुआ या विजिलेंस की बात हुई, CVC हुए, सुप्रीम कोर्ट हुआ, बाकी कोर्ट जुडिशल सिस्टम अगर उस रास्ते जाना चाहेंगे, ये भी सवाल। इसलिए इस पे प्रोबेबली सहयोग जो है सिद्धांत के तौर पे हो सकता है, लेकिन जो व्यवहारिक तौर पे है उस पे शायद इतना ज्यादा नहीं हो क्योंकि सकता है। सिद्धांत के तौर पे तो और भी नई कई बॉडीज बनाने की बात हो रही है, जैसे ब्रिक्स पब्लिक डिप्लोमेसी फोरम की बात हो रही है, एंटी करप्शन कॉर्पोरेशन, स्टेट ओन कंपनीज, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, इसके अलावा नेशनल एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग कंट्रोल। यानी काफ़ी जो है फैलाने की कोशिश की गई है, मुद्दों को बढ़ाने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या इतना सब कवर कर पाना आसान है? जैसे आपने कहा कि असहमति तो कई मुद्दों पर है। मैं इससे एक कदम पीछे जाना चाहूँगा, वो ये है कि सबसे पहले तो ब्रिक्स देश ये देखना होगा कि क्या ब्रिक्स देश अपने आप को इसी तरह से कायम रख सकते हैं जो एमर्जिंग मार्केट्स में, जैसे अभी प्रोफेसर दीपक बात कर रहे थे कि एमर्जिंग मार्केट्स में अभी भी ये ही मुल्क होंगे जो सबसे आगे होंगे। कुछ अभी बात बीच में चली पिछले साल कि इंडिया के लिए जो आय है वो एक्चुअली इंडोनेशिया अगर उस आय को हासिल कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनकी तरक्की हमसे ज़्यादा तेज़ है जी। तो इस तरह की बात भी चल। सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि ये सारे देश, खास करके मैं हिंदुस्तान की बात करूँगा, कि हम अपनी जो अंदरूनी स्थिति है राजनीतिक और आर्थिक, खास करके आर्थिक व्यवस्था ऐसे बनाए रखें कि हम अपना 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9% GDP बनाए रखें, जिसकी वजह से हम सबसे पहले ब्रिक्स के अंदर आए थे। ये इन मुद्दों पे अगर हम किसी तरह से काबू पा सकें और हम अपनी विकास जो है वो जारी रख सकें, तो फिर ब्रिक्स, चाइना अभी ऑलरेडी नंबर 2 पे है जी। अगर हम जिस तरह की कहा जाता है कि अगले 20 साल 25 साल में हिंदुस्तान जो है नंबर 3 पे आ जाएगा, अगर वाकई में आ सके तो हो सकता है कि 10-20 साल में चाइना, इंडिया और फिर ब्रिक्स के बाकी जो देश हैं सब मिलकर के हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कुछ एक भूमिका निभा सके। रंजीत कुमार जी, जिस तरह से बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक बड़ी ज़रूरत है भारत की। जैसे ही आप दूसरे देश से घुसते हैं, भारत में समझ में आ जाता है कि ये देश जो है वो इंडस्ट्री के लिए उस तरह से तैयार नहीं है, या मिडिल क्लास को जो है चीज़ बहुत खलती है। लेकिन मैं उससे नीचे आके बात करना चाहती हूँ, जहाँ हम भुखमरी की बात कर रहे हैं, अशिक्षा की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग की कमी की बात कर रहे हैं, जो गरीब आदमी की बात कर रहे हैं, जो भारत का फिलहाल एक बेशतर हिस्सा बन गया है। क्या वाकई इस पहलू पर ज़्यादा गौर न देकर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ी भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है? क्या ये सही अप्रोच है? देखिए, ब्रिक्स देशों की सबसे बड़ी विडंबना यही है, ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ब्रिक्स देशों में सबसे ज़्यादा गरीबी भी है। चीन में उतनी ज़्यादा गरीबी नहीं है, लेकिन भारत और दक्षिण अफ्रीका में गरीबी काफ़ी है, ब्राज़ील में भी गरीबी है। समूह का खोखलापन भी दिखाता है? तो कुछ हद तक खोखलापन भी है, इससे हम विरोधाभास कर सकते हैं, क्योंकि ये देश तेज़ी से अमीर भी हो रहे हैं और इनके यहाँ गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। तो हर देश को जैसे कि रंगाचार्य जी ने कहा कि अपने अपने स्तर पर इस समस्या से जूझना होगा, और तभी एक राष्ट्रीय स्तर पर एक ताकतवर अर्थव्यवस्था के तौर पर वे अपने को एक प्रोजेक्ट कर सकेंगे, अपने को पेश कर सकेंगे, और तभी दूसरे देश के साथ एक ठोस सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि जब तक अंदरूनी ताकत नहीं होगी, आप दूसरे देश के साथ समानता के आधार पर नहीं बात कर सकेंगे। तो यानी भारत के लिहाज से अगर हम सिर्फ देखें तो भारत के लिए पहल क्या होनी चाहिए, उसके लिए जो प्राथमिकता है वो क्या होनी चाहिए? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या फिर जैसे हमने कहा कि भुखमरी, रोजगार और शिक्षा, या फिर दोनों को पैरेलली साथ लेके चला जा सकता है? देखिए, भुखमरी और गरीबी की जो समस्या है वो तो आर्थिक विकास से ही दूर हो सकती है, और इसके लिए ढांचागत क्षेत्र में निवेश तेजी से होना चाहिए, तभी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा, रोजगारी। लेकिन रंजीत जी, हमने ये भी देखा है कि ग्रोथ का स्तर कितना भी हो, लेकिन जो गरीबों की तादाद है वो भी बढ़ रही है, और ग्रोथ का जो GDP रेट है वो भी बढ़ रहा है। यही एक विडंबना है, आधुनिक अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन गरीबी उसी दर से दूर नहीं हो रही है। तो इस समस्या से भी जूझना होगा, और समाज के हर तबके के लोगों को साथ लेकर के कैसे चला जाए, ये काम तो उस देश की सरकार का है। ब्रिक्स के संगठन के तौर पर तो यही देखना होगा कि हर देश की अर्थव्यवस्था कैसे तेज़ी से आगे बढ़े, कैसे ये देश आपस में सहयोग करके एक दूसरे को मदद कर सके। बिल्कुल। प्रोफेसर दीपक, भारत अपने को कितना असर्ट करने में कामयाब रहा है? क्या वाकई भारत ने जो लीडरशिप रोल की बात हो रही थी, जो एस्पायर हम कर रहे थे, वो हम कर पाए हैं चाइना के रहते हुए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें अभी हम एक बड़े नेता के नज़र से उभर आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गौर करने की बात यह है कि क्योंकि ब्रिक्स के 5 जो देश हैं, इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें जो समस्या हैं वो एक तरह की समस्याएं, काफ़ी सारी समस्याएं एक तरह की हैं। मुझे लगता है कि अगर आपस में एक तालमेल हो और जो खास करके हाई लेवल की विजिट्स बनी रहे,
जैसे पिछले कुछ सालों में जो चीन की जो ये एक दशक की जो नेतागण हैं वो हमारे प्रधानमंत्री से कम 26 बार मिले हैं। अगर ये जो मेल मिलाप है अगर जारी रहे तो इसमें संभावनाएं बहुत बढ़ती हैं एक दूसरे से सीखने की, एक दूसरे की जो नीतियां हैं उसको अपनाने की। जैसे खास करके चीन ने इन 20 सालों में, पिछले 20 सालों से जो वैश्वीकरण हुआ है उसमें उन्होंने बहुत सारा फ़ायदा उठाया। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगता है दुनिया में अगर किसी ने उठाया है भुखमरी को कम करने में, ये अपने किसानों को ऊपर उठाने में, तो चीन ने बहुत बढ़िया काम किया। 300 मिलियन से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं और अभी खास करके जो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई है तो वो हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देखो उन्होंने समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। रंगीचार्य जी, आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम दूसरे समूह देखें, आसियान है, नेटो है, यूरोपियन यूनियन है, क्या हम ब्रिक्स से इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं कि इतने कामयाब समूह के तौर पर वो आगे बढ़ सकता है? हम जानते हैं इतिहास इनका छोटा है, लेकिन क्या उम्मीदें बड़ी रख सकते हैं? अगर सब एकजुट होकर के, और सब जो मुद्दे हैं जैसे कि राजनीतिक मुद्दे भी हैं, खास करके अंदरूनी व्यवस्था, जैसे इंडिया डेमोक्रेसी, चीन में डेमोक्रेसी वही उसी तरह की नहीं है। साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील जो है उनकी अपनी डेमोक्रेसी है, रशिया की अपनी डेमोक्रेसी है। तो ना तो हम अंदरूनी तौर पे ना ही अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कई मुद्दों पे हमारी ऐसी राय है कि वो हम लोग सहमत नहीं है हर एक चीज़ पे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं नहीं समझता हूँ कि ब्रिक्स को इस नज़र से देखना चाहिए कि उभर के एक विकसित देश जो हैं उनके खिलाफ एक किसी तरह का एक फोरम वगैरह बनाया जा रहा है, क्योंकि जैसे अमेरिका को लीजिए, यूरोपियन यूनियन को लीजिए, हमारे ताल्लुकात हिंदुस्तान के, चीन के, दोनों अमेरिका यूरोपियन यूनियन से बहुत अच्छे हैं और दोनों चाहते हैं, हिंदुस्तान और चीन दोनों चाहता है कि इस तरह के जो रिलेशंस हैं ये कायम रहें और ज़्यादा मुकाबले की बात नहीं है बल्कि खुद मजबूती की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रंगीचार्य जी। बिल्कुल समय समाप्त हो चुका है मेरे पास। प्रोफेसर दीपक और साथ ही रंजीत कुमार जी, तो साफ तौर पर बात उभर कर यही सामने आ रही है कि जो ग्रुप ये ब्रिक्स है उसके जितने देश हैं तमाम की समस्याएं लगभग एक जैसी हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हकीकत की ज़मीन पर पैर रखकर वो मुद्दे जो वाकई इनके लिए महत्वपूर्ण हैं वो साथ में उठाए जाएँ और साथ साथ जो आपसी जिन मुद्दों पर राजनीतिक सहमति नहीं है उनको अगर सुलझा लिया जाए तभी ब्रिक्स के लिए आगे दिशा अच्छी रहेगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।